सोने सोने को देखिए, सोने में ट्रेड नहीं हो पाएगा। हम्म। आप सोने की करेंसी तो नहीं बना देंगे, जी। परंतु 1971 तक एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, यस। गोल्ड प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मतलब आपके बैंक में जो पैसा आ गया मुनाफा, वो उस मुनाफे से बेहतर है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शटडाउन हो जाती है, होता क्या है कि जब किसी चीज की कीमत इस प्रकार से बढ़ती है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंचता है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इसकी चर्चा होती है। आप अगर सोशल मीडिया, उदाहरण के तौर पर यूट्यूब खोल के देखें, तो मुझे लग रहा है आजकल 10 में से शायद 3 या 4 वीडियो सोने चांदी की कीमतों पे बढ़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में कुछ कुल मिला के कलेक्शन आया है पिछले महीने का, उसमें से करीब 8 से 9 हजार करोड़ केवल और केवल ईटीएफ्स का है। अगर ये बीच का प्रीमियम कम हो गया तो वो तो म्यूचुअल फंड कंपनी घाटे में आ जाएगी। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1.25 लाख को पार कर चुकी है और चांदी 2.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसे अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में और जीएसटी को भी इसमें ऐड करेंगे तो यह कीमत और भी आगे बढ़ जाती है। और तभी जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको रेट इससे भी ज्यादा महसूस होते हैं, आपको पता लगते हैं। सोना और चांदी के रेट बढ़ गए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसके कारण क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ अक्टूबर महीने में सोना और चांदी दोनों के रेट बढ़े हैं, इससे कुछ मन में सवाल आ रहे हैं। सवाल आ रहे हैं कि जो कुछ बाहर से नजर आ रहा है, कारण सिर्फ उतनी ही है या इसके अलावा कुछ छुपे हुए कारण भी हैं जिसकी वजह से सोना और चांदी बढ़ रहा है। और साथ ही आज बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेखक, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने ट्वीट किया है कि अब तक का सबसे बड़ा क्रैश जो है मार्केट में इसी साल होने वाला है 2025 में। और किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए वो उस बारे में बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी के इस ट्वीट का मतलब क्या है, भारत के लोगों को इस ट्वीट को कितना गंभीरता से लेना चाहिए और कहां पर अपना पैसा लगाना चाहिए, कहां से पैसा वक्त रहते निकाल लेना चाहिए, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने एक बार फिर से हमारे लिए। नमस्कार विशाल, और एफएम टीवी, एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। मैं शुरुआत कर रहा हूं सोने चांदी की कीमतों से ही, और उसके बाद अगले हिस्से में हम रॉबर्ट कियोसाकी के ट्वीट पर भी चर्चा करेंगे। अक्टूबर के महीने में रेट जो है वो मैं देख रहा हूं कि सोना चांदी के जो रेट 13 अक्टूबर को एक दिन में 10,000 रुपए चांदी महंगी हुई है। और अब तक 2025 की मैं बात करूं तो चांदी इस साल 90,000, सोना इस साल 50,000 रुपए महंगा हो गया है। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं देखा है हमने। और जब भी हम चर्चा करते हैं, करीब करीब हर 10 दिन में हम एक बार चर्चा कर रहे हैं, और जब भी हम हर 10 दिन में चर्चा करते हैं यह रेट पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अब लोगों की समझ से परे हो गया कि यह हो क्या रहा है, यह रुकेगा भी या रुकेगा ही नहीं कभी। पहली बात तो विशाल, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके साथ मैं मेरे ख्याल 3-4 बार जुड़ चुका हूं इसी मुद्दे पर। पिछले अगर 2 महीने का हम पलट के देखें या 1.5 महीने को पलट के देखें, तो मैंने तो निरंतर जब बात करी तो मैंने सोना चांदी लेने की बात करी, मैंने उससे दूर रहने की बात नहीं करी। तो मुझे लगता है जिन दर्शकों ने आपकी ये टेलीकास्ट देखकर, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया, टेलीविजन, जहां भी आप इसको डालते हैं, देख कर लिया होगा, तो उन लोगों को अगर मुनाफा हुआ होगा तो उनको मेरी बधाई। दूसरी बधाई और धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का, क्योंकि बहुत हद तक इसके लिए वो जिम्मेवार है। बाकी वो जो भी कुछ करते हैं, जैसे भी हैं, जो बोलते हैं, पलटी मारते हैं, नए नए शगुफे निकालते हैं, नई नई घोषणाएं करते हैं, पर एक जिन लोगों ने सोना और चांदी में मुनाफा कमाया है, तो वो कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद जरूर कर सकते हैं। मुझे लगता है उन लोगों पे से भी ज्यादा धन्यवाद कर सकते हैं जिन्होंने इजराइल हमास में, जिनको शांति मिली है युद्ध रुकने से, अच्छी बात है। पर सोना चांदी में जिनको मुनाफा हुआ है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है हाल में जो आपने ये तेजी देखी है विशाल, अब क्योंकि मैं हाल के पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, जो जो कारण है, जियो पॉलिटिकल कारण है, जियो इकोनॉमिक कारण है, डॉलर का कमजोर होना है, भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले में कमजोर होना है, ये सब कारण तो अभी भी बने हुए हैं। पर हाल में जो आपने कारण देखा, अब मैं उसमें इन कारणों में एक दो चीजें और जोड़ देता हूं। एक तो अमेरिका में जो शटडाउन लगा हुआ है, ये शटडाउन, आप शटडाउन के बारे में आपके चैनल ने, मुझे उम्मीद है, अलग अलग खबरें चलाई होंगी। क्या होता है कि अमेरिका के कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इस समय बंद पड़े हैं, वहां पर अब लोगों को निकालने की भी नौबत आ गई। ऐसा माना जा रहा है 2.5 लाख लोगों को
अब वहां पर निकाला जा सकता है। और राष्ट्रपति ट्रंप डेमोक्रेट्स को इसके लिए जिम्मेवार बता रहे हैं कि आप लोग क्योंकि बिल नहीं पास होने दे रहे, तो इसलिए हमारे पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है, इन लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसके कारण से एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, और जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शटडाउन हो जाती है, तो हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको रिपलिंग इफेक्ट करते हैं। पानी में आप देखते होंगे जब पत्थर फेंके तो आगे जो सिलबटें सी चल के जाती हैं, लहरें चल के जाती हैं, उसको रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उसका रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकता है। ये अगर शटडाउन, सबसे लंबा शटडाउन हमें याद है 2018-19 में भी हुआ था, जो कि 35 दिन का था, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप की शासनकाल में ही हुआ था। तो मुझे लग रहा है शटडाउन जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, ये अमेरिका के ऊपर आर्थिक संकट और गहराता जाएगा। भले ही राष्ट्रपति ट्रंप इजिप्ट में समिट में पहुंच के इजराइल हमास की उन्होंने संधि करा दी, एक पीस डील करा दी, वो एक अलग बात है, पर व्यक्तिगत रूप से और उनके अपने देश में जो अभी हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो पहला कारण तो मैं ये मानता हूं। दूसरा कारण होता क्या है, देखिए ये समझने वाली बात है, अगर इसको हमारे दर्शक भी इस बात को समझ सके। होता क्या है कि जब किसी चीज की कीमत इस प्रकार से बढ़ती है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंचता है। आप भी देखते होंगे, कहीं आप खड़े होंगे, आप कहेंगे भाई सोने चांदी का देखा कहां भाव जा रहा है, तो जो व्यक्ति सुनता है वो भी उसमें निवेश करने लगता है। ऐसे ही आगे वो 10 व्यक्तियों को बताता है, प्लस मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इसकी चर्चा होती है। आप अगर सोशल मीडिया उदाहरण के तौर पर यूट्यूब खोल के देखें, तो मुझे लग रहा है आजकल 10 में से शायद 3 या 4 वीडियो सोने चांदी की कीमतों पे बढ़ रहे हैं। तो एक कहावत होती है पुरानी, जिसको हम कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जब इतनी ज्यादा जिस चीज की चर्चा होगी, इतनी ज्यादा जिस पे बातचीत होगी, 29,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड्स में कुल मिला के कलेक्शन आया है पिछले महीने का। उसमें से करीब 8 से 9 हजार करोड़ केवल और केवल ईटीएफ्स का है, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, गोल्ड और सिल्वर के। तो म्यूचुअल फंड में भी लोग ईटीएफ पर अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ईटीएफ हम सब जानते हैं, और ईटीएफ के बारे में आपको मैं एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, जिसका आप इस कार्यक्रम में शायद आप जिक्र करते ही, पर मैं उसको पहले ही बताना चाहूंगा कि आपको दिख रहा होगा कि स्पॉट मार्केट में, यानी कि आप हार्ड फॉर्म में जब आप चांदी खरीदने जाएंगे, मैं चांदी की बात करता हूं, तो वहां आपको आज सुबह का रेट है, मेरे को किसी ने बताया, सराफा बाजार में किसी से मेरी बात हुई कि 1,80,85,000 प्रति किलो का रेट है। यही अगर आप एमसीएक्स में देखेंगे तो आपको 1,50,55,000 के बीच में फ्लक्चुएट होती दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर 1,50,55 दिख रही है, वहां पर 1,85,000 दिख रही है, तो इसकी फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि ईटीएफ जब भी आप चलाएंगे, तो अगर 1,000 रुपया भी ईटीएफ में किसी ने निवेश किया, उसके पीछे उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उतना ही सोना या चांदी बैकअप करके खरीद के वॉल्ट में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ आप खरीदे जा रहे हैं और वो हवा में ट्रेडिंग चल रही है। ये नियम है कि आपको उतना रखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से स्पॉट डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे टाटा म्यूचुअल फंड, यूटीआई जैसे जो बड़े एएमसीज हैं, उन्होंने सिल्वर ईटीएफ पर एंट्री करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनको घाटा हो रहा है। जो आप निवेश कर रहे हैं 10,000 और म्यूचुअल फंड को उसके बदले में 12,000 13,000 रुपए का सिल्वर लेके रखना पड़ रहा है, तो उनको तो घाटा हो रहा है। कल को अगर ये बीच का प्रीमियम कम हो गया तो वो तो म्यूचुअल फंड कंपनी घाटे में आ जाएगी। तो इस वजह से जैसे जैसे इसके रेट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ झुक रहे हैं। जो लोग शेयर्स में बड़ी मात्रा में निवेश करते थे, वो भी अब हटके ये कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। और आपको ये बताऊं, मैं शायद ये आंकड़ा कम लोगों को पता है कि जितना चांदी 9.5 मिनट के आसपास में निकाला जाता है जी दुनिया भर से, वो चांदी 6.7 मिनट में कंज्यूम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, जो 9.5 मिनट में निकाला जाता है वो 6.5 मिनट में कंज्यूम भी हो। इसका यानी मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है। और इंडस्ट्रियल यूज है, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ये यूज हो रहा है। यहां तक तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है। जी, यहां तक कि मिसाइलों में भी इस्तेमाल हो रही है। मिसाइलों में इस्तेमाल हो, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, ऊपर से जो पारंपरिक डिमांड बनी हुई थी निवेश की, वो बनी हुई है। ऊपर से ये ईटीएफ्स का एकदम से बूम आ गया है। ऊपर से सुने सुनाए में जिसने आज तक कभी चांदी नहीं ली थी, सोना नहीं लिया था, वो व्यक्ति भी सोना खरीदने। तो आप देखिए, ये तो अर्थशास्त्र का बड़ा ही साधारण नियम है। मुझे लगता है जिसने 11वीं 12वीं में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कि जब जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ज्यादा पैसा कम चीज को चेस कर रहा है। आज का हाल यह है कि लोग चांदी खरीदने जा रहे हैं, पर चांदी जो लोग थोड़ा बहुत आपको बार कॉइन लेना है,
दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, वो अलग बात है। पर अगर आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 क्विंटल चांदी लेने जा रहे हैं, तो आपको आसानी से वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जो जिसके पास जाएंगे वो कहेगा रुक जाओ भैया, मुझे 10-12 जगह से इकट्ठी करनी पड़ेगी, पता नहीं मिले ना मिले। और इसी वजह से वो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस कदर ये दौड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे जैसे डिमांड, जब तक ये डिमांड का प्रेशर बना रहेगा विशाल, अगर मैं संक्षेप में सारी बात को करूं, जब तक डिमांड का प्रेशर बना रहेगा तब तक आपको ये नए नए रिकॉर्ड और नए नए उछाल आते हुए दिखते रहेंगे। ये जब तक ये ठंडा नहीं होगा जोश, और ठंडा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चीज एक ही डायरेक्शन में सदा नहीं जाती है। लेकिन क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है इस समय कि ये कहां जाकर रुकेगा, या अभी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है? देखिए, प्रिडिक्शन करना बहुत कठिन है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की, खासकर सेंट्रल बैंक्स बेतहाशा बाइंग कर रहे हैं। और मुझे एक और बहुत बड़ा कारण नजर आ रहा है, जो कि हम भारतीय, हम लोग थोड़े अंतरराष्ट्रीय खबर से इतना ज्यादा अपने आप को अपग्रेडेड नहीं रखते हैं, अपडेटेड नहीं रखते हैं। रशिया और नेटो की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार को पता है, अमेरिका में इस बात को पता है। नेटो का मेंबर है अमेरिका, सबसे बड़ा मेंबर है। वहां पर सारी फौजें तैनात हो चुकी हैं। स्वीडन में तो यहां तक कह दिया सरकार ने कि अपने घरों में राशन पानी कुछ हफ्तों का लेके रख लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं, लड़ाई तो विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट आपको नॉर्थ रशिया से सुनाई दे रही है। वो कारण अभी बना हुआ है। तो मुझे अब देखिए, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इजराइल और हमास की संधि हुई, जब संधि की बात हुई तो करीब $100 के आसपास सोना गिर गया था। $4050 पे था, ये मैं बात कर रहा हूं 3 दिन पहले की। वो गिर के $3950 पे आ गया था। पर उस बात को भी, क्योंकि जो बाकी के फैक्टर्स थे, जितने फैक्टर्स के हम जिक्र कर चुके हैं, वो अभी भी बड़ी मजबूती से चल रहे थे। तो इजराइल हमास की संधि को, इजराइल के हमास की तो संधि हो गई, हॉस्टेजेस भी रिलीज हो गए, प्रिजनर्स भी कल रिलीज हो गए, सब कुछ हो गया। पर सोने और चांदी ने उस बात को भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि 2 कारणों से। एक तो मैं उसको इतना बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं मानता, एक बहुत ही लोकलाइज प्रॉब्लम थी। गाजा स्ट्रिप एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है, वहां की प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि इसका कोई विश्व युद्ध का कोई इतना बड़ा डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। परंतु रशिया और नेटो का जो टेंशन है, ये यूरोप और रशिया का जो टेंशन है, ये एक बहुत बड़ा टेंशन है। न्यूक्लियर लोडेड ये कंट्रीज हैं, और जरा सा भी अगर वहां पर प्रोवोकेशन होता है तो वो खतरनाक होगा। और बहुत बड़ा कारण विशाल, यूएस डॉलर की दादागिरी जैसे जैसे कम होती जा रही है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है। शायद हम लोग तो रुपए में देखते हैं, भाई 88-89 रुपए का हो गया, रुपया कमजोर हो गया। पर स्विस फ्रैंक, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, इन जापानीज येन, इन करेंसीज के खिलाफ डॉलर लगातार गिर रहा है। और डॉलर गिरने का मतलब यह है कि अगर डॉलर यहां से और कमजोर होता है तो दुनिया के पास कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जिसमें 2 देश आपस में ट्रेड कर पाएंगे, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। सोने को, इसीलिए उसका सोना एक इतना इंपॉर्टेंट है कि सोने में वो आगे ट्रेड हो पाएगा। सोने को देखिए, सोने में ट्रेड नहीं हो पाएगा, आप सोने की करेंसी तो नहीं बना देंगे। परंतु 1971 तक एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का अर्थ था विशाल कि आपकी करेंसी मापी जाती थी कितना आपके देश के पास गोल्ड है। वो रिचर्ड निक्सन साहब थे, प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने उसको हटा दिया था। तब से डॉलर की दादागिरी का आरंभ हुआ था और आज तक चलता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा, यानी कि जितने देश, आपकी बात का सीधा जवाब दे रहा हूं, जितना सोना जिस देश के पास होगा उतना ही उसकी करेंसी स्ट्रांग, उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग मानी जाएगी। तो सोने में करेंसी तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकती कि आपको 1 लीटर दूध खरीदना है तो सोना दे के ले लीजिए। परंतु सोना अगर आपके पास ज्यादा होगा तो आपके पास स्ट्रेंथ होगी, आपकी अर्थव्यवस्था के पास। और सबसे बड़ी दिक्कत विशाल, अभी मैं सुबह एक ज्वेलरी एसोसिएशन के कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे मैं बात कर रहा था किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ एक ज्वेलर्स की 20 से 25% सेल गिर गई है, क्योंकि जिस व्यक्ति को 10 ग्राम का कुछ बनवाना था, वो व्यक्ति अब 1 या 2 ग्राम का बनवा के जा रहा है, तो उनकी सेल प्रोराटा नीचे आ गई है। तो उनको सलाह दी जा रही है कि आप पुराना अपना सोना जो आपके घर पर पड़ा है उसके बदले में आप ज्वेलरी ले लीजिए, आप बजाय कैश, क्योंकि कैश में तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आपको नया हार बनवाना है, कंगन बनवाने, कुछ भी बनवाना है, आप अपनी पुरानी ओल्ड फैशन ज्वेलरी है जिसका आप मॉडल जा चुका है, उसके बदले में आप ज्वेलरी लीजिए। यही बात आपके ही चैनल पे मैंने बताई थी कि तानिश के सीईओ ने भी यही बात करी है, क्योंकि हम 99% अपना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहां सिर्फ 1% गोल्ड निकलता है हमारी जरूरत का, और भारत सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है दुनिया का। शायद कम लोग इस बात को जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के घरों में जो गोल्ड जिनका रखा है वो तो खुश हो रहे होंगे। उनको तो इस समय वो रोज मैं देखता हूं, लोग अपने घर में, मान लीजिए किसी के पास 3 हार रखे हैं और 5 कंगन रखे हैं, वो कैलकुलेट करके देखता रहता है, देखो तो इसका वजन कितना है,
देखो इतने का लिया था अब इतने का हो गया। ये घरों में आजकल सुबह शाम कैलकुलेटर, रोज रोज कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करी जा रही है, लोग खुश हो रहे हैं। एक दो फैमिलीज को तो मैंने अपने घर वालों को पार्टी पे भी ले जाते देखा। देखो भैया उस जमाने में 10,000 का लिया था, आज ये 10 लाख का हो चुका है। बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि जब तक डिमांड बनी रहेगी तब तक ये प्राइस प्रेशर रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, परंतु बहुत जरूरी है। आप एक करेक्शन के लिए तैयार रहिए, ये कभी भी आ सकती है। तो अगर आपको, मेरी सलाह यह है कि अगर आपको मुनाफा हो रहा है, मान लीजिए आपने हाल में खरीदा है, बिस्किट्स खरीदे हैं, आपने बार खरीदी है, कॉइन्स खरीदा है, आपने कुछ भी लिया है, अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा है तो आप एक बार उस मुनाफे को बुक कर लीजिए। एक इन्वेस्टमेंट के जगत में कहावत होती है विशाल, बड़ी काम की, मैं बताता हूं। प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मतलब आपके बैंक में जो पैसा आ गया मुनाफा, वो उस मुनाफे से बेहतर है जो मुनाफा कागजों पर दिखाई दे रहा है, जिसको हम नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। तो मेरी सलाह है थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम है तो उसमें से 50 ग्राम को बुक कर लीजिए, 50 ग्राम रख लीजिए अपने पास, उसको बढ़ने दीजिए, पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जाइए। क्योंकि अगर करेक्शन आई, मैं ये नहीं चाहता एक अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते कि आपका कमाया हुआ मुनाफा वो पीछे को आ जाए, वो नीचे को आ जाए और हाथ से जो है वो चिड़िया उड़ जाए। तो इसलिए एक आप जिस करेक्शन चिड़िया उड़ने की बात कर रहे हैं ना, उस चिड़िया उड़ने की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा एक क्रैश का डर है। मैं बताना चाहता हूं, उस ट्वीट का जिक्र मैं करना चाहता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी, ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं, जो नहीं जानते, रिच डैड पुअर डैड एक किताब है, बड़ी फेमस है और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उस किताब को पढ़ा है। वर्ल्ड के बेस्ट सेलर्स में से एक है रॉबर्ट कियोसाकी। इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब का एक ट्वीट है और वो कह रहे हैं, रिमाइंडर, आई प्रेडिक्टेड द बिगेस्ट क्रैश इन वर्ल्ड हिस्ट्री वाज कमिंग इन माय बुक। ये अपनी किताब के बारे में कह रहे हैं कि मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, दैट क्रैश विल हैपन दिस ईयर। ये क्या मतलब है? रॉबर्ट कियोसाकी क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा क्रैश इसी साल में होने वाला है। देखिए कियोसाकी साहब क्या कहना चाहते हैं, उनके पीछे क्या थॉट है, ये तो वो बेहतर जानते हैं। परंतु हम उनके ट्वीट को अगर एनालाइज करें तो देखिए ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो एक उन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी, उन्होंने आपको अमीर बनने के तरीके, कुछ मॉनेटरी रिलेटेड आपको फॉर्मूलाज दिए। जिन्होंने किताब पढ़ी है वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। उनकी एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई भी मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, ये इस सिद्धांत पर उनका ट्वीट आधारित है, जब किसी भी चीज में एक बबल बन जाता है तो बबल फटने का डर होता है। और मैं आपको विशाल बताऊं कि अमेरिकी शेयर मार्केट जो है इस समय, ये ध्यान से सुनिएगा, जिसमें 3 इंडाइसेस आती हैं, S&P, डाउ और नैस्डैक। ये तीनों इंडाइसेस इस समय अपनी पीक पे हैं और ऐसे समय में विशाल पीक पे हैं जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। बिल्कुल, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे $38 ट्रिलियन का कर्ज चढ़ चुका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था टैरिफ से जूझ रही है। ऐसे वक्त में तो मुझे लगता है एक तो अमेरिकी शेयर बाजार में एक बबल बन चुका है। एक तो उस बबल को कियोसाकी साहब जिक्र कर रहे हैं, एक बबल उनको ये प्रेशियस मेटल्स में भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कियोसाकी साहब के मुंह में घी शक्कर, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छी है नहीं। जिन लोगों ने ले रखा है क्रैश हुआ तो उनका नुकसान होगा। परंतु हां, संभल के चलने की बहुत जरूरत है कि यही मैं इसीलिए मैंने विशाल कहा कि अगर आपको बड़ा मुनाफा हो रहा है, हाल में आपने गोल्ड सिल्वर लिया है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए। प्रॉफिट बुक करके और एक आध लड्डू विशाल को भी भेजिए कि उन्होंने आपको ये नहीं, शरद कोहली साहब तक ये लड्डू पहुंचना चाहिए, क्योंकि सलाह तो आपकी, लेकिन उस ट्वीट बहुत लंबा है, इसमें वो कुछ और बातें भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स, और दूसरा वो कह रहे हैं फॉर ईयर्स आई हैव बीन सेइंग सेव गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन एंड रिसेंटली इथेरियम। अब बिटकॉइन और इथेरियम, ये जो डिजिटल करेंसी है, इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 1 करोड़ तक कीमत पहुंच गई बिटकॉइन की, और 1 साल पहले ये कीमत 52 लाख थी, 1 करोड़ 10 लाख हो गई, फिर थोड़ा सा गिर भी गया वो, लेकिन 1 साल में डबल हो गया बिटकॉइन। सिल्वर के बारे में वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है और सिल्वर शायद सोने से भी आगे निकल जाएगा। तो मैं सिल्वर पर, बिटकॉइन पर और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पर आपका व्यू जानना चाहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं आप कह चुके हैं कि भारत में अभी नियम कानून ज्यादा स्पष्ट नहीं है, फिर भी करने वाले तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। देखिए, सिल्वर की तो हम बात कर चुके हैं विशाल। मैं इथेरियम पर आ जाता हूं और बिटकॉइन पे आ जाता हूं। ये दोनों डिजिटल करेंसी है। भारत सरकार ने इसको करेंसी का नाम नहीं दिया है, इसको VDA कहा जाता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट कहा जाता है। मैं इसलिए इसमें सतर्क रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि अगर आप, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि जिनके वॉलेट से ये बिटकॉइन गायब हो गया, चोरी हो गया, हैक हो गया। इसी तरह इथेरियम भी है।
तो वो देखिए, कियोसाकी साहब बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देश इन क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता देते हैं। वहां पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, यानी कि अगर आपका नुकसान होता है तो आप कहीं जाके शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। भारत में बिटकॉइन पर, एथेरियम पर, या मैं कहूं क्रिप्टो करेंसी पर कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। आपने मान लीजिए, अब देखिए, आप मेरे से मैं भी मानता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये डिजिटल एसेट बढ़ेंगे, परंतु हमारे कहने से अगर किसी ने ले लिया, अब मैं बिल्कुल सच्चाई पे आ जाता हूं, हमारे कहने से मान लीजिए किसी ने एक बिटकॉइन ले लिया और आपने 50 लाख रुपए उसमें लगा दिए, कल को आपके मोबाइल फोन से वो आपका वॉलेट हैक हो गया और किसी ने उसमें से पैसे निकाल लिए, तो आप क्या करेंगे? पहले इस बात का मुझे जवाब दीजिए। क्या आप जाके रिजर्व बैंक को शिकायत कर पाएंगे? जवाब है ना। क्या आप जाके वित्त मंत्रालय में कह पाएंगे? जवाब है ना। क्या आप पुलिस कंप्लेंट कर पाएंगे? आपका मेरा जवाब है ना, क्योंकि ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में या आईटी एक्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पर कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है, क्योंकि भारत में मान्यता नहीं है। ये जो दोनों बातें आपने कही ना विशाल, ये वैश्विक स्तर पर है। भारत को हमें थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं है। हां, अगर आप वैसे जनरल मेरे से पूछे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो क्रिप्टो करेंसी के लवर हैं, और क्रिप्टो करेंसी विशाल केवल और केवल खबरों पर चलती है। कोई अच्छी खबर आए ये दौड़ने लगती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं बिटकॉइन नॉन स्टॉप दौड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब का तो खुद ही पाकिस्तान में उनके दामाद, उनके बेटे का, कोई रिश्तेदारों का वहां पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके उन्होंने कंपनी बनाई है, उनका खुद का बिजनेस चल रहा है। तो वो उसको जब भी ऐसी खबर आती है तो बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है। तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। जिस चीज के पीछे कोई ठोस फंडामेंटल नहीं है उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास विकल्प उपलब्ध है। अब मैं आपके असली सवाल पे आता हूं कि एक निवेशक को, क्योंकि कियोसाकी के साहब के ट्वीट के बारे में लेके, इसी को क्यों लेके मैं बात करता हूं कि एक निवेशक को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है 20 से 25%, पहले मैंने 20% कहा था, आज मैं 20 से 25% कहता हूं, आपका सोने और चांदी में लंबी अवधि के लिए ईटीएफ्स के जरिए निवेश होना चाहिए, पहला। दूसरा, अब उन्होंने रियल एसेट्स की बात करी। रियल एसेट्स में तो रियल एस्टेट भी आ जाता है। रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप सोच समझ के लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहां से आपको बढ़ने की उम्मीद हो। पूरा मार्केट का सर्वे करके, रियल एस्टेट बहुत मेहनत मांगता है लेने से पहले। आप आंख बंद करके किसी के कहा सुनी से नहीं ले सकते, प्रोसेस भी बड़ा लंबा है, बेचने का प्रोसेस भी बहुत लंबा है। तो इसलिए रियल एस्टेट में अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और इसका आसान तरीका मैं बताऊं कि आपको रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं परंतु आपके पास अगर बड़ा पैसा नहीं है, तो REIT, रीट, ये एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। आप कम से कम और छोटे से छोटे अमाउंट पर भी वहां पैसा लगा सकते हैं, और एम्बेसी पार्क, माइंड स्पेस, ऐसी कंपनीज इसको, ऐसी ट्रस्ट इसको रन करती हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो कुछ पैसा रीट या इनविड, जैसी इनविड भी एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, इनमें लगा सकते हैं। 20 से 25% आप प्रेशियस मेटल्स में रखिए। कुछ आप SIP के जरिए, अगर आपके म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, इस समय शेयर मार्केट हमारी बहुत शांत है, बहुत ज्यादा गिरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रही है पिछले 1 साल से। ये सही मौका है इसमें एंटर करने का। थोड़ी करेक्शन आती है, पर अगर आप SIP कर रहे हैं तो बीच में अगर कियोसाकी साहब की जो भविष्यवाणी है वो सत्य भी होती है, तो SIP की खूबसूरती यही है कि आप हर लेवल पे लेते हैं, गिरे हुए लेवल पे लेते हैं, बहुत गिरे पे लेते हैं, उठे पे लेते हैं, मॉडरेटली उठे पे रहते हैं, बहुत उठे पे, तो ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो। तो अगर देखिए, हम इन्वेस्टमेंट के जगत में एक कहावत बोलते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ध्यान से सुनिएगा विशाल, एनी टाइम इज ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लंबी अवधि के निवेशक के लिए कोई भी समय अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का, उसको समय तलाशने की जरूरत नहीं है, पर शर्त यह है कि वो लंबी अवधि का हो। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख लिए, बह मत जाइए सोने चांदी की चमक में कि जो कुछ है सब लगा दो इसमें, ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं, अरे FDR तुड़वाओ, सब कुछ करो, बैंक से पैसा निकालो, कहीं उधार दिया हुआ है वापस ले लो, सब करो, सब शेयर्स बेच दो, सब ऐसा नहीं करना चाहिए। 20% 25% रखिए, और डिवाइड थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा SIP में, थोड़ा बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में। अपने डू नॉट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट विशाल, ये एक नियम का पालन करना चाहिए किसी भी निवेशक को। तो दिवाली से पहले एक बार फिर से हमने कोशिश की है कि आपके सोना चांदी को लेकर जो मन में सवाल है उनके जवाब मिलें, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है तो उसे लेकर भी हमने समझने की आज कोशिश की है। शरद कोहली साहब से बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, इतने आसान तरीके से हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।